दोपहर का समय था। शहर की झुलसाने वाली गर्मी के बीच भी उस घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। छोटे से आंगन में सत्येंद्र जी बैठे थे। उनके चेहरे पर सफ़ेद झुर्रियाँ थीं, हल्के सफ़ेद बाल, सीधा सा बदन। उनकी उम्र लगभग 62 साल रही होगी। उन्होंने सादा सफ़ेद कुर्ता और पजामा पहना हुआ था। नंगे पैर एक बाल्टी में कपड़े धो रहे थे। उनका बेटा अंकित नौकरी पर गया हुआ था, पोते स्कूल में थे और बहू रिया उसी घर की मालकिन बनी घूमती थी। रिया की आवाज़ फिर से गूंज उठी, बाबूजी, आपने कपड़े ठीक से नहीं धोए, बार बार कहना पड़ता है। और हाँ, गैस पर कुछ भी मत रखना, आपको जलाना नहीं आता। बस बैठे रहते हो, खाना खाने आ जाते हो, बाकी कुछ नहीं करते। सत्येंद्र जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ अपनी गर्दन झुकाई, जैसे उनकी उम्र में जवाब दे दिया हो। यह रोज की कहानी थी, कभी गालियाँ, कभी तानों की आग। रिया मोहल्ले की औरतों के सामने भी चिल्लाती, मेरे घर में एक बोझ पल रहा है और जो खाना खा जाता है बिना कुछ किए। कभी कभी मोहल्ले की महिलाएं भी कह देती, बुजुर्ग तो सेवा करने के लिए होते हैं ना, सिर्फ छांव में बैठने के लिए नहीं। सत्येंद्र जी सब सुनते थे चुपचाप। उनकी अपनी ही औलादें, पर कोई नहीं जानता था कि वह रोज सुबह सबसे पहले उठकर पोते का टिफिन तैयार करते थे, बगीचे के हर पौधे में पानी देते थे, कपड़े प्रेस करते थे और बच्चों को दुआ देकर विदा करते थे। पर उनका काम कभी काम नहीं गिना गया, क्योंकि उनमें आवाज़ नहीं थी, बस मौन था और सेवा। एक शाम को घर में कुछ मेहमान आए। रिया चाय लेकर बैठी थी। सत्येंद्र जी ने भी एक प्लेट में खाना खा लिया और एक कोने में बैठने लगे। रिया की नज़र पर उन पर पड़ी और जैसे उनके अंदर एक ज्वालामुखी फूट पड़ा। मेहमानों के सामने भी तुम्हें शर्म नहीं आती? बैठे बैठे खा रहे हो, अपनी उम्र देखी है, शर्म करो। अगले ही पल उसने उनके हाथ से प्लेट छीनकर जमीन पर फेंक दी। खाना बिखर गया और साथ ही बिखर गया एक बुजुर्ग का मौन सम्मान। सत्येंद्र जी उठे, कुछ नहीं बोले, बस अपनी चप्पलें पहनकर आंगन के कोने में चले गए। वह रात भर चुपचाप बैठे रहे। किसी ने पूछा तक नहीं कि उन्होंने खाया या नहीं। अगली सुबह वह घर में नहीं थे, न कमरे में, न आंगन में, न ही मंदिर में। बस एक चिट्ठी छोड़ गए थे, मैं हमेशा घर का हिस्सा रहना चाहता था, पर जब घर ही मुझे बेघर कर दे तो शायद सड़क ही सुकून दे देती होगी। रिया ने कोई खास चिंता नहीं जताई। गुस्से में कहीं चले गए होंगे, लौट आएंगे। लेकिन 3 दिन बीत गए और सत्येंद्र जी का कोई पता नहीं चला। बेटा अंकित परेशान था। पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज हुई, पर कुछ हाथ नहीं लगा। और फिर चौथे दिन एक वीडियो ने पूरे शहर को हिला दिया। सुबह का समय था। शहर के न्यूज़ चैनलों पर अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश हुई। गुमशुदा बुजुर्ग की पहचान हुई। आईएएस अधिकारी की भावनात्मक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सबको रुला दिया। घर में टीवी चल रहा था। अंकित और रिया दोनों चौंक पड़े। रिया ने रिमोट उठाकर आवाज़ तेज की। स्क्रीन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिख रही थी। आईएएस अधिकारी अनव वर्मा, एक तेज तर्रार और सैकड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा, वह कैमरों के सामने खड़े थे। उनकी आंखें भरी हुई थी। मैं आज जो कुछ भी हूँ इस आदमी की वजह से हूँ, उन्होंने थरथराती आवाज़ में कहा। सामने एक प्रोजेक्टर पर सत्येंद्र जी की तस्वीर लगी थी। वह मेरे पिता नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे पिता से ज़्यादा प्यार दिया। जब मेरे पास जूते नहीं थे, उन्होंने चुपके से अपने जूते मुझे दे दिए। जब मुझे स्कूल की फीस भरनी थी, उन्होंने अपना खून बेचकर पैसे दिए। आज जब मैं एक ऊंची कुर्सी पर बैठा हूँ, तो वह इंसान कहीं सड़क पर बेसहारा घूम रहा है, क्योंकि जिनके घर में वह रह रहे थे, उन्होंने उन्हें बोझ समझ लिया। अंकित और रिया दोनों सन्न रह गए। रिया का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसे याद आया कि कितनी बार उन्होंने सत्येंद्र जी से पूछा था, आपकी पेंशन कहाँ जाती है, आप क्या करते हो उसका, और वह हर बार बस मुस्कुरा कर कहते थे, थोड़ा थोड़ा सब जगह लगता है। उन्हें क्या पता था कि वह थोड़ा थोड़ा अनाथ बच्चों की पढ़ाई, ब्लड डोनेशन और ज़रूरतमंदों के लिए जाता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईएएस अधिकारी ने ऐलान किया, मैं उन्हें वापस लाऊंगा, लेकिन वहाँ नहीं जहाँ उन्होंने अपमान झेला।
वह अब मेरे घर आएंगे, जहाँ उनका हर दिन सम्मान से जिया जाएगा। घर के अंदर एक गहरी खामोशी थी। बेटा अंकित अब फूट फूट कर रो रहा था। मैंने अपने ही पिता को नहीं पहचाना। और रिया, वह अब तक उस टूटी हुई प्लेट को देख रही थी जो सत्येंद्र जी के हाथ से छीनकर जमीन पर फेंकी गई थी। वह समझ चुकी थी कि जिसने उनसे एक और मोड़ कहा था, वह हजारों के लिए एक और दिल था। अगले दिन आईएएस अधिकारी की कार उस गली में दाखिल हुई। भीड़ जुट गई थी। सत्येंद्र जी उसके साथ थे, कंधे पर शॉल, हाथ में छड़ी, लेकिन चेहरे पर वही शांति थी। घर के दरवाजे पर रिया खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। वह झुककर उनके पैर छूने लगी। बाबूजी, माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सत्येंद्र जी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से उसके सिर पर हाथ रखा। माफ़ करना तो सिखाया था, खुद करना भी आता है। पर वह उसी घर में नहीं रुके। आईएएस अधिकारी ने आगे कहा, बाबूजी, अब वहाँ नहीं रहोगे जहाँ दान मिले, अब वहाँ रहेंगे जहाँ इज्जत मिले। फिर उसने एक नया घर दिखाया, छोटा, शांत और पूरी तरह उनके नाम पर रजिस्टर्ड। बुजुर्ग ने उस दरवाजे के बाहर खड़े होकर कहा, मैंने कभी नाम के लिए कुछ नहीं किया, पर आज लगता है चुपचाप जीना भी कभी कभी लोगों को जगह देता है। अब शहर में भर में चर्चा का विषय कोई और नहीं बल्कि सत्येंद्र जी थे। टीवी चैनलों पर, न्यूज़ वेबसाइटों पर और सोशल मीडिया पर एक ही लाइन वायरल हो रही थी, जिसे घर वालों ने बोझ कहा, उसने देश को एक काबिल आईएएस अधिकारी दिया। नया घर जहां सत्येंद्र जी अब रह रहे थे, छोटा था लेकिन शांत और आत्मसम्मान से भरा हुआ था। आईएएस अधिकारी अर्नव हर रविवार आता, उनके साथ बैठकर खाना खाता, बातें करता और वही सवाल करता जो उसने बचपन में पूछा था, बाबा, आपने यह सब किया, किसी से कहा क्यों नहीं? सत्येंद्र जी मुस्कुराते थे, बेटा, जब मकसद मदद हो तो शोर मचाना जरूरी नहीं होता। लोग दिखावा करते हैं, मैंने निभाया है। उधर रिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। हर दिन अनाथालय जाकर काम करती, रसोई में खाना बनाकर गरीब बच्चों को भेजती। उसने अपने गहने बेच दिए उसी अनाथालय के लिए जहां सत्येंद्र जी ने कभी खून बेचकर मदद की थी। एक दिन उसने अंकित से कहा, मैंने बाबूजी को कभी समझा ही नहीं, मुझे लगा वह बोझ है, पर असल में मैं ही अंधी थी। अंकित ने उसकी बात सुनी और बस धीरे से बोला, शायद कभी कभी रिश्तों को आवाज़ नहीं, सन्नाटे ही आईना दिखाते हैं। इधर मोहल्ले की महिलाओं का नज़रिया भी बदल चुका था। जो कभी रिया के तानों पर सिर हिलाती थी, आज वह उसी दरवाजे पर आकर कहती, बहन, अब हम भी अपने घर के बुजुर्गों को वैसे नहीं देख सकते। सत्येंद्र जी ने हमें सिखा दिया है कि जो चुप रहते हैं वह कमज़ोर नहीं होते। एक दिन आईएएस अधिकारी ने एक प्रोग्राम रखा जहां बुजुर्गों के सम्मान में एक खास सम्मान समारोह हुआ। सत्येंद्र जी को मंच पर बुलाया गया। हजारों की भीड़ तालियां बजा रही थी। वह धीरे धीरे माइक तक पहुंचे और बोले, मैं कोई महान आदमी नहीं हूँ, मैंने सिर्फ वह किया जो एक इंसान को करना चाहिए, पर अगर मेरी चुप्पी किसी की ज़िंदगी बदल सके तो मैं समझता हूँ मेरी उम्र सफल हो गई। मंच से उतरते वक्त उनकी आंखें किसी को खोज रही थी और वही सामने रिया खड़ी थी, हाथ में फूलों का गुलदस्ता, आंखों में आंसू। बाबूजी, आप आज भी मुझे माफ़ कर सकते हैं। सत्येंद्र जी ने उनके हाथ से फूल लिए। बेटी, गलती रिश्ते तोड़ती नहीं, अगर दिल सच्चा हो तो रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं। वह दिन इतिहास बन गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि समाज को आईना दिखाने के लिए कभी कभी आवाज़ की नहीं, एक चुप रहने वाले दिल की ज़रूरत होती है। कभी कभी जो सबसे कम बोलता है वही सबसे ज़्यादा सिखा जाता है। बुजुर्गों को समझने से पहले उन्हें सुनना सीखो, क्योंकि उसकी खामोशी कई ज़िंदगियां बना सकती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक करें, एक कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और ही अच्छी दिल छूने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद। राधे राधे।